गाइज अलग अलग सिटीज को अलग अलग अवार्ड जो है वो दिए हैं अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो इसी पर ही हम लोग बात करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि सूरत जो है, सूरत सिटी, इसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला है। कोची की बात करें तो कोची जो सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, इसको सबसे अच्छा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कोची के अंदर है। इस चीज को देखते हुए कोची को अवार्ड दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए अवार्ड मिला है। दिल्ली के अंदर एक चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि नॉन मोटराइज्ड है, राइट। तो ये चीज हम लोग को बहुत बढ़िया देखने को मिली। जैसे कि रिक्शा वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है ना, साइकिल से खींचते हैं लोग रिक्शा वगैरह में, तो ये नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें मोटर नहीं लगी है, तो उसके लिए दिल्ली को अवार्ड मिला है। इसके अलावा दिल्ली को एक और चीज के लिए अवार्ड मिला है, यहां पर मेट्रो पैसेंजर सर्विस है वो सबसे बेस्ट है और मतलब वहां के लोगों को सेटिस्फैक्शन है। तो ये जो अवार्ड है बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन का, तो ये भी दिल्ली को गया है कि वहां के लोग जो है वो सेटिस्फाइड है उनकी मेट्रो सर्विसेज से। नागपुर की बात करेंगे तो नागपुर के अंदर मल्टी मोडल इंटीग्रेशन विद मेट्रो रेल के लिए इसको जो है वो बेस्ट माना गया है। मतलब इन्होंने क्या किया है, मल्टी मॉडल यानी कि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इन्होंने इंटीग्रेट किया है मेट्रो रेल के साथ, राइट। तो इस चीज को देखते हुए नागपुर को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इंदौर की बात करें तो इंदौर के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो सबसे बेहतरीन इनोवेटिव फाइनेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए इंदौर को जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सिटीज हैं उनको कौन सा अवार्ड जो है वो भी मिला है। तो याद रखना, सूरत, कोची, दिल्ली, राइट, नागपुर, इंदौर, इनका तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीवी 13 का या फिर निमोकोकल 13 वेलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन का। हमारी कंट्री के अंदर ये अब एक पहली वैक्सीन हमें देखने को मिल रही है जो कि 13 मतलब कि 13 प्रकार के जो बैक्टीरिया जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हम लोग को देखने को मिलती है जिसके कारण से निमोकोकल डिजीज होती है, राइट। तो इन 13 प्रकार के बैक्टीरिया से बचाने के लिए ये वैक्सीन को पूरी कंट्री के लिए लॉन्च किया गया है। सरकार ने नेशन वाइड एक्सपेंशन को लॉन्च किया है, मतलब कि पूरी कंट्री में ये वैक्सीन जो है वो अब लगाई जाएगी, पीसीवी 13 वैक्सीन। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इस वैक्सीन को रखा गया है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर इस वैक्सीन को रखा गया है। तो पीसीवी 13 वैक्सीन आपको ध्यान में रखना है। इसकी खास बात यह है कि 13 प्रकार के, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा, 13 प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ये वैक्सीन है। और किस टाइप के बैक्टीरिया, जिसके कारण ये निमोनिया होता है या निमोकोकस डिजीज होती है, राइट। तो उससे ये पर्टिकुलर वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्शन करेगी। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि निमोनिया होता क्या है। तो निमोनिया आपको पता ही होगा वैसे निमोनिया के बारे में, राइट। तो निमोनिया निमोकोकस के कारण होता है। निमोकोकस जो कि निमोनिया की अगर बात करें तो छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन और सीवियर बीमारी होती है ये निमोनिया, राइट। और निमोनिया के कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बहुत ज्यादा मृत्यु होती है। और सबसे टॉप पर जो 5 साल से कम के उम्र के बच्चों की जो मृत्यु होती है वो निमोनिया के कारण होती है। और निमोनिया एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। बावजूद इसके हमारी कंट्री के अंदर बहुत भारी मात्रा में 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की मौतें हो रही हैं। अराउंड 16% बच्चों की जो मौतें हो रही हैं इंडिया के अंदर निमोनिया के कारण हो रही है। आप इस प्रकार से कह सकते हो कि हर 100 बच्चों में से 16 बच्चे की जो डेथ हो रही है उसका कारण निमोनिया है हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये चीज है गाइस, गंभीरता को आप समझिए इसकी। तो निमोकोकल डिजीज एग्जैक्टली है क्या? तो कोई भी ऐसी बीमारी जो कि निमोकोकल बैक्टीरिया के कारण होती है वो निमोकोकल बीमारी होती है, निमोकोकल डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कई प्रकार की बीमारियां करते हैं जिसमें निमोनिया इंक्लूडेड है, राइट, जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है। निमोकोकल बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, यानी कि सबसे आम कारण है निमोनिया होने का, निमोकोकल बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ये पीसीवी 13 जो वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है ये किस प्रोग्राम के अंडर है? तो ये हम लोग को देखने को मिल रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर। तो अभी पढ़ाया था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया था। तो अब हम लोग समझेंगे डिटेल में कि ये
पी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है क्या? 1985 में इसको लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए? कि जो छोटे बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड 12 प्रकार की वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज होती हैं। 12 टाइप्स की ऐसी बीमारी होती है जो कि वैक्सीन लगाकर प्रिवेंट की जा सकती हैं। तो बच्चों को ऐसी बीमारियों और प्रेग्नेंट महिलाओं को ऐसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया था ये प्रोग्राम। और ये प्रोटेक्ट करता है मृत्यु दर, यानी कि ऐसी बीमारियों के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार की मॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु। अब मॉर्बिडिटी क्या होता है? यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी, राइट? कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनके कारण लोग जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, परमानेंटली उनकी बॉडी में कुछ क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, लॉन्ग टर्म तक के लिए या लाइफ लॉन्ग के लिए बीमारी हो जाती है उनकी बॉडी में। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन या ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। इस प्रोग्राम के थ्रू वैक्सीन दी जाती है जो कि 12 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। अब ये 12 प्रकार की वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां कौन सी हैं जिससे प्रोटेक्शन के लिए जिसके प्रोटेक्शन के लिए यूआईपी प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है? तो देखो, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, राइट, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंगिटिस, राइट, जो कि होता है किसके कारण? एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, एचआईवी टाइप बी के कारण। फिर मीजल्स, रुबेला, जापानीज एनसीफिलाइटिस और रोटा वायरस डायरिया। तो इस 12 प्रकार की जो बीमारी होती है जिनको वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और गाइस देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। और इतने सालों, 1985 में से लॉन्च किया था, इतने सालों बाद आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से 100% कवरेज जो है वो इसका नहीं है, राइट? अगर हम बात करें कि 1 साल से कम की उम्र के बच्चों को कितनों को वैक्सीन लगती है, तो आप अगर 100 बच्चों को खड़ा कर दें तो 100 में से इंडिया के अंदर मात्र 65 बच्चों को ही जो है वो पूरी तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है, पूरी तरह से इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप मेंस पे लिखेंगे तो आप जैसे होता है ना वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड वाले कॉलम में कि आने वाले समय में और क्या करना चाहिए सरकार को, तो इस पर टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, काफी सारे अभी हमने आंकड़े देखे, तो उस आंकड़े को भी थोड़ा सा मेंस में यूज कर सकते हैं आप। बट हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, और ये चीज मेरी याद रखना कि आंकड़े वही लिखना जो आपको याद हो। पता लगे एकदम कंफ्यूजन हो ना जिन आंकड़ों में, वो बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने देखा था कि हमारी कंट्री के अंदर 16 बच्चों की मृत्यु होती है, राइट, निमोनिया के कारण। निमोनिया के कारण 16 बच्चों की, 100 में से 16 बच्चे या 16% बच्चों की मृत्यु जो होती है वो निमोनिया के कारण होती है। अब आपने 16 की जगह जो है वो 26 लिख मारा, राइट? एकदम आपके दिमाग, क्योंकि प्रेशर में रहोगे आप जब मेंस के आंसर को लिखोगे, बट प्रेशर में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे तो प्रेशर आएगा नहीं। बट फिर भी कई बार थोड़ा सा अंदर से नर्वस हो जाता है इंसान। तो आपने 16 की जगह अगर 26 लिख दिया, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उन्होंने अगर वो उसको जो है वो देख लिया कि अरे यार आपने जो है वो झोल लिखा है, झोल किया हुआ है, आपने तुक्काबाजी कर दी है, तो आप जिस भी आंसर में कोई भी ऐसे आंकड़े लिखेंगे या फैक्ट डालने की कोशिश करेंगे, आपको वो जस्टिस नहीं देंगे। तो थोड़ा सा जो कॉपी चेक करते हैं उनके दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यही होती है प्रिपरेशन। अब आईएएस बनोगे यार, आगे चल के आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, ये आगे चल के आईएएस आईपीएस बनोगे, तो ये पूरी जो सर्विस है ना, ये माइंड गेम की भी सर्विस है। इसमें आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और दूसरी बात देखो यार, आप आईपीएस बनते हो, राइट? आपके सामने कितने सारे क्रिमिनल्स होंगे, आपको इस सर्विस में ऐसा बन जाओगे आप, इस सर्विस के अंदर, वो तो ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आप ऐसे बन जाओगे, राइट? आपका ब्रेन इस प्रकार से जो है वो डेवलप हो जाएगा कि सामने आपके क्रिमिनल खड़ा होगा, उससे 10 मिनट बातचीत कर, 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, 5 मिनट बातचीत करके आप बता दोगे कि सामने वाला क्रिमिनल है या नहीं है। वो एक्सपीरियंस के थ्रू होगा। बट क्या होता है, वैसा एक्सपीरियंस पाने के लिए यूपीएससी वांट वैसा ब्रेन, उस प्रकार के दिमाग की उनको आवश्यकता है, इसलिए तो इतनी टफ प्रिपरेशन इसकी होती है, राइट? लोगों को लगता है कि 2-4 घंटे पढ़ लिए हो गया काम। नहीं बॉस, आपको समय देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टाइम। ये एग्जाम डिमांड करता है सिर्फ 2 चीज, एक कंसिस्टेंट रहो, रेगुलरिटी बना के रखो, और दूसरा टाइम देना तो पड़ेगा, राइट? काफी सारे स्टूडेंट्स जॉब में रहते हैं। अरे मैंने खुद देखा यार, मेरी जो जनरल स्टडीज की क्लासेस है, मैं उस समय इतना खुश हुआ था कि सीआईएसएफ, यार सीआईएसएफ के हमारे जो मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर थे वो, राइट? उनकी, जिस समय मैंने उनको कॉल किया था, उनकी शूटिंग प्रैक्टिस चल रही थी, राइफल शूटिंग प्रैक्टिस चल रही थी।
तो इस प्रकार की सर्विस में भी रहकर वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार। दूसरी चीज, मेरे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मदर्स हैं, आई लिटरली रिस्पेक्ट देम यार। मदर्स के लिए आर यू गेटिंग इट, कितना डिफिकल्ट होता है अपने बेबी को संभालना। उनका छोटा बेबी है, बेबी को संभालना। और ऐसे एक दो नहीं, काफी सारे हैं मेरे ऐसे स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स पब्लिक सर्विसेज के अंदर हैं ऑलरेडी, राइट। यू मतलब जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं तो उनको उन्होंने क्रैक किया हुआ है एंड वो यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं, मेरे पास एनरोल्ड है, राइट। तो जब मैं सुनता हूं, उनसे बात करता हूं, बड़ा इतना अच्छा लगता है यार कि यार इफ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सो वाई यू कांट, आप क्यों नहीं कर सकते? अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो यार। आपको बस सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है यार, प्रिपेयर करने की जरूरत है, राइट। और एक्चुअली माइंडसेट बनाने की जरूरत है। आप ये मत सोचो कि अरे यार मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है यार, मुझे तो अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने करी है, जॉब में रहकर करी है। मेरे पास स्टूडेंट है, उनसे मैं फोन पे जब बात करता हूँ इतना अच्छा लगता है। बोलते हैं कि सर मैं सुबह मॉर्निंग में 4 पे जो है वो उठ जाती हूँ, या मतलब दो, मतलब मेल भी हैं और काफी सारी फीमेल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, राइट। तो वो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं यार, सुबह 4 बजे से प्रिपरेशन कर रहे हो आप, 4 बजे से 8 बजे, फिर 1 घंटा नहाया हुआ ऑफिस निकले, और ऑफिस निकलते भी बोलते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, और वहीं पर जो है रास्ते में ही, जैसे आपके करंट अफेयर्स की वीडियो हम जो है वो सुन लिया हमने, या जीएस की कोई क्लास जो है वो देख ली, या हमारे नोट्स जो हमने प्रिपेयर करके रखे उसकी फोटो खींच के जाते हैं, राइट। जो भी हमने नोट्स बनाए होते हैं उसकी फोटो खींच लेते हैं, वहां पर रिवाइज करते रहते हैं, राइट, मोबाइल में। तो आज की डेट में मोबाइल है आपके पास, कहीं पे जा रहे हो फोटो खींचो, फोटो खींचो अपने नोट्स की, राइट। फालतू वीडियोस वीडियोस देखने की जगह स्क्रॉल करो ना, अपना रिवीजन करो। तो आपको टाइम यार चुराना पड़ेगा। एक्सक्यूज का एग्जाम नहीं है ये कि अरे यार मेरी तो हालत खराब है यार, मेरे पास तो टाइम नहीं मिल रहा। भैया एक्सक्यूज का नहीं है ये, राइट। अगर ठान लिया इस एग्जाम को निकालना, तो टाइम चुराओ और इस एग्जाम को निकालने के लिए लग जाओ। दिन रात एक कर दो, दिन रात एक करनी पड़ेगी, कर दो, क्या करनी पड़ेगी। एग्जाम निकालना है तो एग्जाम की डिमांड है यार, ये इसको हल्के में मत लो इस एग्जाम को, राइट। तो आई होप कि ये थोड़ी सी मेरी एडवाइस आप जो है वो मानेंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही साथ इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इस सरकार से कि यार जो गरीब बेचारे जो मेहनत करके कमाना चाहते हैं, उनको टाइम पर सैलरी दो यार, उनको टाइम पर उनके वेजेस दो, भत्ते दो यार। इतना बुरा लग रहा है इस न्यूज को सुन के यार, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मनरेगा आप जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये स्कीम को हम कई बार जो है वो कवर कर चुके हैं। सभी स्कीम के बारे में भी पूरी डिटेल में मैं आपको दे दूंगा, राइट। यार अभी बताया जा रहा है कि मनरेगा के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, राइट, कि ये स्कीम जो है वो आउट ऑफ फंड चल रही है, राइट। फाइनेंशियल ईयर आधा भी नहीं बीता है और ये स्कीम आउट ऑफ फंड हो चुकी है, यानी कि अब स्कीम में डिसबर्स करने के लिए पैसे नहीं है, राइट। और कोई भी सप्लीमेंट्री बजटरी एलोकेशन भी जो है वो नहीं लाया जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ये बहुत दुख वाली बात है, राइट। और इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि मनरेगा का फंड जो है, कोष जो है वो खाली होने का सीधे सीधे मतलब ये है कि जो वर्कर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए, इनकी पेमेंट्स में डिले हो रहा है, और काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो थम गए हैं, रुक गए हैं, राइट। और क्लियरली एक्टिविस्ट ने ये चीज क्लियरली कही है कि केंद्र सरकार जो है वो वर्कर्स को फोर्स लेबर के तौर पर अब कार्य करवा रही है, क्योंकि उनका ऑब्वियस ही बात है यार, वेज पेमेंट उनका डिले हो रहा है। यार पहले आप लोग बोलते हो वर्कर से कि हम जो है वो आपको जॉब दिलाएंगे, कमिटमेंट्स करते हो, और फिर उसके बाद वो पूरा नहीं करते हो, उनको कार्य पे लगाते हो, उनसे जो है वो काम करवाते हो, और फिर फाइनली जब बात आती है कि उनको जो है वो मिले, रिवॉर्ड मिले, यानी कि उनको जो वेजेस मिले, तब उस समय जो है वो इस प्रकार की स्थिति होती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो यार, राइट। तो ये चीज मुझे सबसे बुरी लगी यार। दूसरे प्रोजेक्ट्स को भले ही एक बार रोक दो, बट वर्कर्स की सैलरी जो है उसको नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ये तो मैं इवन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यार, बेचारे गरीब वर्कर्स हैं, राइट। और दूसरी बात, अब ये गरीब वर्कर्स के का तो मैंने नाम लिया, वो तो एक अलग चीज है, हाँ यार उनको सपोर्ट करना ही करना है। बल्कि मैं सभी कंपनी से भी यही कहना चाहूंगा, काफी सारी कंपनीज गाइस अपने वर्कर्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं करती हैं, उनकी सैलरी टाइम पर नहीं आती है, बिल्कुल गलत है ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यार। आप अपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखोगे तभी तो आपकी कंपनी ग्रो होगी यार, क्योंकि आपके वर्कर्स जो होते हैं वो आपके लिए जो है वो, और आपकी कंपनी के लिए वो अपनी कंपनी मानते हैं यार। और मेरा तो हिसाब किताब गाइस बहुत क्लियर रहता है। जैसे कि हमारी जो टीम है, पहली बात तो मैं कभी भी ना उनको एम्प्लॉय बोलता हूँ ना वर्कर्स बोलता हूँ, दे आर द पार्ट ऑफ झांसर अकेडमी। झांसर अकेडमी उन्हीं की वजह से और मेरे स्टूडेंट्स की वजह से, आप लोगों की वजह से, राइट।
तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार जैसे मंथ जैसे ही एंड होने भी नहीं आता, यानी कि नेक्स्ट मंथ भी नहीं पहुंचने देता मैं उनको, जो है वो जो उनकी सैलरी वगैरह जो होती है, सैलरी तो बोलता नहीं हूं, मैं शेयर बोलता हूँ कि भाई आपका शेयर है, आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो मैं उनका शेयर जो है वो करता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ। क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली, और वैसे भी यार मेरी जो टीम है वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब उनका हमेशा से एक ही मोटिवेशन होता है कि यार सर आप इतनी मेहनत करते हो, राइट, हम जो है मिलकर जो है वो इसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, नए नए आइडियाज देते हैं। इवन ये जो अपना लोगो जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैकग्राउंड पे, यार ये भी मेरी जो टीम है, मेरे जो कोर जो मेंबर्स हैं, उनमें से एक हमारे मेंबर हैं मिलन जी, तो मिलन जी ने ये लोगो जो है वो क्रिएट करके दिया मुझे, राइट, पूरा। और एक बार मैंने इस लोगो को जब पोस्ट किया तो बोल रहे थे कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ी सी कमी है, इसको मैं थोड़ा ठीक करके देता हूँ, तुरंत उन्होंने उसको ठीक भी किया, राइट। तो ये चीज क्या कब होती है, जब आप जो है वो जुड़ते हो यार। और हमेशा मैं गाइज आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि आप किसी से भी वो रिलेशन बनाओ ना, तो ये प्रॉफिट और लॉस और इन सब तरीके का रिलेशन मत बनाओ, राइट। रिलेशन बनाओ तो प्योर बनाओ, राइट। और अगर प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन बना रहे हो तो वैसे ही रखो फिर, राइट, उसमें ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है फिर, राइट। तो वो चीज, क्योंकि वो सब चीजें खराब होती है, मेरे साथ बहुत क्लियर रहता है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट जब लेकर आता हूं मैं पहले ही डिस्कस कर लेता हूं कमर्शियल्स के बारे में कि यार इतना होगा, जिससे कि बाद में चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, और सामने वाला भी सेटिस्फाइड रहे कि हाँ यार जो चीज डिसाइड हुई थी उसी पे चीजें चल रही थी। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि यार हम जो है वो पहले जो है वो करने लगेंगे, फिर बाद में जाकर फिर वो पलटने लगते हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं था, ये नहीं कहता। अरे मैंने तो खुद पर्सनली कहा यार ये सब चीजें, राइट। और मैंने भी बहुत देखी है ये सब चीजें। तो और इवन जैसे कि मेरा एक जिम है, राइट, अभी वाला नहीं पहले वाला, तो वहां पर जो डाइटिशियन थी वो भी इतनी परेशान थी यार कि वहां पर उनको पैसे ही नहीं दिए जाते थे। अब देखो एक वर्कर है, और इवन मेरे जो पर्सनल ट्रेनर थे उनको भी सैलरी नहीं मिल रही थी, वो खुद परेशान कि अरे यार हम जो आते ही इसलिए यहाँ पर काम करने के लिए सैलरी मिले, अब सैलरी नहीं मिल रही है यार। या तो फिर वर्कर्स रखो मत, और वर्कर्स रख रहे हो तो उनका पहले देखभाल करो, राइट, उनको जो है वो पहले देखो, फिर उसके बाद जो है वो अपने ऊपर आओ। बट यहां पर क्या होता है, उल्टा होता है। और हर बिजनेस मैंने हर बिजनेस का नहीं कहूंगा, जो बिजनेस तरक्की नहीं करते मैं उनका कह रहा हूं। आप तरक्की कब करोगे, जब आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, आपकी जो टीम है, वो जब सेटिस्फाइड रहेगी, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। आप देखो यहां पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यार गरीबों को वेजेस नहीं मिल रहा है, राइट। आप गरीबों को मैसेज देते हो कि भीख नहीं मांगना चाहिए, जो है मेहनत करके कमानी चाहिए। अब जब वो मेहनत करके कमाने आए तो यू आर डूइंग दिस, सो दिस इज रॉन्ग, राइट। आपके क्या विचार हैं इस चीज पर, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और अब मैं एक क्लिप अटैच कर रहा हूं, जो मैंने आपको पहले ही एक टॉपिक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का कवर कराया था, तो इसी के साथ एक क्लिप अब आपको मिल रही है, तो इसको अच्छे से जो है वो कवर करिए। ये स्कीम 2005 में सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें गारंटी दी जाती है राइट टू वर्क की। और गाइज ये एक की, फिर आप कह सकते हो कि एक मुख्य सिद्धांत या की प्रिंसिपल हम लोग को सामाजिक उपाय और श्रम कानून का देखने को मिलता है, सोशल मेजर और लेबर लॉस का देखने को मिलता है। और यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो लीगली रूरल इंडिया में, यानी कि गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके, इनहेंस हो सके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, श्रमिकों की, वर्कर्स की। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट कम से कम 100 दिनों के लिए अचीव करना, जनरेट करना, राइट। और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। अनस्किल्ड लेबर्स जैसे कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो वर्कर्स, तो उनके पास ऐसे कोई स्किल्स होती नहीं है, राइट। तो ऐसे वर्क में जो है वो उन्हें शामिल करना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। ये इंश्योर करता है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करता है, और ये रूरल एरियाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड को मजबूत बनाता है, आजीविका के आधार को सशक्त करता है ये, राइट, ये स्कीम। तो ये सब चीजें इस स्कीम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, तो ड्यूरेबल एसेट, लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुएं हो गए, पॉन्ड हो गए, तालाब वगैरह हो गए, रोड हो गई, नहर हो गए, कैनल्स हो गए, राइट। इसमें टारगेट ये भी किया जाता है कि गांव क्षेत्र से लोग जो है वो माइग्रेट करके अर्बन क्षेत्रों में ना चले जाएं, उनको गांव क्षेत्र में ही, क्योंकि देखो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है अर्न करने की, कमाने की। तो यहीं पर ही अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए उनके गांव के एरिया पर ही, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो क्यों माइग्रेट करेंगे, तो इससे माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस होता है। तो ये भी इसका एक की ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि काम गांव क्षेत्र के आसपास ही होना है, रोड बनाने का, कुएं बनाने का, ड्यूरेबल एसेट बनाने का, तो इससे ये फायदा मिलता है, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है,
ये बेनिफिट्स रिसीव करने का, यानी कि किन किन वर्कर्स को शामिल किया जाता है मनरेगा के अंदर। पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 18 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए जिस समय वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। यहां पर यह भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है, एप्लीकेंट जो है, वो लोकल हाउस होल्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस पंचायत की, लोकल ग्राम पंचायत की जो हमें देखने को मिल रही है, जो एप्लीकेशन आई है, तो वो व्यक्ति उसी पंचायत का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि वहीं कहीं हाउस होल्ड होना चाहिए, घर होना चाहिए, निवासी होना चाहिए वो, राइट। इसके अलावा अनस्किल्ड लेबर करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, राइट, कि वो अपनी इच्छा से अनस्किल्ड लेबर करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि एक बार काम करने के बाद फिर मना करने लगे कि देखो हमें अनस्किल्ड लेबर करवाया जा रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था अनस्किल्ड लेबर मुझे मिलेगा, राइट। बट सामने वाले को पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी वर्क कंडीशन किस प्रकार की होगी, किस टाइप के आपको काम जो है वो दिए जाएंगे। तो देखो इस स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो आवेदन जमा करने के, एप्लीकेशन सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर अंदर, या फिर जिस दिन से काम की मांग होती है उस दिन से जो एप्लीकेंट है उसको वेतनिक रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये मान सकते हो आप कि जिस दिन से काम की मांग वो करते हैं या फिर एप्लीकेशन फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर उनका एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, मतलब कि फिर अब वो मतलब 100 डेज का उनको डेफिनेटली वेज मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंदर ये भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार अगर 100 डेज का काम नहीं दे पा रही है तो भी 100 डेज की इनकम जो है, वेजेस जो है वो सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी वर्कर्स को। तो यही इसका फायदा हमें देखने को मिलता है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम की मांग करने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सोशल ऑडिटिंग की भी इसकी जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पता अधिकारी अपने जेब में पैसा जो है वो दबा लें, राइट, और ये बोल दें कि वर्कर्स आए नहीं या वर्कर्स शामिल नहीं हुए या फिर मतलब फेक वर्कर्स वगैरह रख लें। तो ऐसा नहीं होना है, इसमें प्रॉपर ऑडिटिंग भी जरूरी है। ऑडिटिंग बिल्कुल मैंडेटरी है, नहीं तो फिर कई बार हम देखेंगे कि वैसे ही हम लोग के यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी है। तो इसके अंदर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रखी गई है जिससे कि सोशल ऑडिट किया जाए। मैंडेटरी करना, सोशल ऑडिट का होना मैंडेटरी है, लेखा परीक्षण होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बहुत घोटाला जो है वो इस स्कीम के तहत हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है घोटाले को रोकने के लिए। और मजदूरी की मांग करने हेतु अपनी आवाज उठाने और शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राम सभा इसका एक प्रमुख मंच है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्कर को अगर कोई शिकायत करनी है इस स्कीम के तहत तो कहां पर वो कर सकते हैं, तो ग्राम सभा पे कर सकते हैं। और अगर उनको जॉब चाहिए तो भी वो ग्राम सभा पर अपनी आवाज उठा सकते हैं कि उनको जो है वो जॉब चाहिए। फिर ग्राम सभा के अंदर उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशन इन्हें भरनी है और कैसे इनको जॉब जो है वो मिलेगी, राइट। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूव करते हैं कि वर्क जो है वो किस प्रकार के होंगे, यानी कि उनकी विलेज में, उनके गांव में क्या क्या काम जो है वो करवाना है, किस प्रकार के ड्यूरेबल एसेट्स बिल्डअप कराना है, और उसकी प्रायोरिटी जो है ये फिक्स करेंगे कि कौन सा काम जो है वो पहले होना चाहिए। तो काम देने वाली अथॉरिटी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमें देखने को मिलती है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसका एक अच्छा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। गाइज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं, फिर जानेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस हम लोग को देखने को मिलता है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस किसका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 5 के अंदर कैग के बारे में डिटेल्स मेंशन है। अगर पूछे जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कैग के बारे में मेंशन है, तो आर्टिकल 148 टू 151। तो ये चीज याद रखनी है, आर्टिकल 148 टू 151 कैग से रिलेटेड है। और कैग की बात करें गाइस तो ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग इसके प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड कौन है, तो कैग है, याद रखिएगा। ये गार्जियन का काम करते हैं पब्लिक पर्स का, मतलब कि लोक वित्त जो है इसके संरक्षक का काम करते हैं ये, राइट। पब्लिक जो भी अमाउंट पे करती है, पब्लिक, ये क्या है सर? कौन सा अमाउंट पे कर रही है पब्लिक? टैक्स। तो पब्लिक जो टैक्स पे करती है तो उसका ये देखरेख करते हैं, उसके ये गार्जियन है, संरक्षक है, राइट। तो जो भी पैसा पब्लिक के द्वारा एज अ टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है तो उस पर पूरी निगरानी जो है वो रखी जाती है कैग के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और हमारी कंट्री का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था जो हमारी
कंट्री के हमें देखने को मिलती है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो इसको कंट्रोल करने का काम भी कैग का होता है, याद रखिएगा। इनकी ड्यूटी क्या होती है कैग की? तो जितने भी कानून किससे रिलेटेड, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन से रिलेटेड जितने भी कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं इससे रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी चीजें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसे बनाए रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को कैग का देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा कैग को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है। कैग कितने समय तक अपने ऑफिस में रहते हैं? तो दो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। पहली, 6 साल के टेन्योर या फिर 65 साल की उम्र। तो कैग की जैसे कि लेट से कि 65 साल की उम्र हो गई और कैग सिर्फ 2 साल के लिए ही ऑफिस में थे तो भी वो उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। यानी कि 65 साल की उम्र मैक्सिमम और 6 साल के मैक्सिमम पीरियड के लिए ये कैग जो है वो ऑफिस में हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब कैग की ड्यूटी क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हम लोग को जो पब्लिक पर्स जो है यानी कि पब्लिक जो पैसे पे करती है, सरकार को टैक्सेस पे करती है, तो उसको जो है देखते हैं। इवन सरकार किस प्रकार से इन खर्चों को कर रही है तो उसकी भी ऑडिटिंग करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना कैग, तो ऑडिटिंग करते हैं, ये चेक करते हैं कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, राइट। इस चीज को चेक किया जाता है कैग के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी खर्चे होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसकी ऑडिटिंग करते हैं, देखते हैं कि ये खर्चे जो है वो सही जगह पर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। और हर एक स्टेट के अंदर जो कंसोलिडेटेड फंड है, हर एक स्टेट का आपको बता दें गाइस, सेंटर का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कंसोलिडेटेड फंड होता है और हर एक स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसकी भी जो है ये क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। इवन जो यूनियन टेरिटरी, बस यहां पर ये ध्यान में रखना, जिस यूनियन टेरिटरी के पास विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उस यूटी के कंसोलिडेटेड फंड को कैग जो है वो ऑडिट करते हैं, राइट। बाकी आप जानते हैं कि जिस यूटी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उसका डायरेक्ट केंद्र जो है वो ख्याल रखती है। तो केंद्र का तो कर ही रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की ऑडिटिंग तो हो ही रही है कैग के द्वारा। तो बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कौन सी यूटी है जिसके पास अपनी खुद की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। अच्छा, इसके अलावा एक तो हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राइट। अब ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाले गए जितने भी पैसे होते हैं प्लस पब्लिक अकाउंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इससे भी निकाले गए जितने भी पैसे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे किए होते हैं, तो उस पर भी कैग जो है वो ऑडिटिंग करते हैं। अच्छा, किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि पब्लिक जो टैक्स पे करती है वो इन तीनों फंड में से किस फंड के अंदर जाता है? पब्लिक जो टैक्स पे करती है वो तीनों फंड में से किस फंड के अंदर जाता है? ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ए बी सी बताएं क्या होगा करेक्ट जवाब? तो करेक्ट जवाब, आप काफी सारे लोग ने सही भी लिखा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये करेक्ट है, बट आपने ध्यान से मैंने ये तो नहीं बोला इन तीनों में से एक आपको चूज करना है, राइट। मैंने तो ए बी सी ऑप्शन दिया, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में भी तो पब्लिक का ही पैसा जा रहा है ना, टैक्स, मैंने टैक्स की बात करी, टैक्स जा रहा है। अब आप बोलोगे सर पब्लिक अकाउंट में नहीं आ रहा क्या, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में टैक्स नहीं आ रहा? क्योंकि पब्लिक अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो कौन सा पैसा आपको बताऊं, एक एग्जांपल के तौर पर, ये वो पैसा है जो प्रोविडेंट फंड का हम लोग को देखने को मिलता है। ये प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है ये पब्लिक का खुद का होता है, जो पब्लिक को एक टाइम के पास जो है वो बकायदा इंटरेस्ट के साथ जो है वो रिटर्न किया जाता है। पता नहीं वाली बात आप सभी लोगों को कि नहीं पता? पता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी टैक्सेस हम पे करते हैं वो जाता है, पूरे के पूरे टैक्सेस इसी फंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि रखे जाते हैं, राइट। कंटिजेंसी फंड, इसमें भी पब्लिक का ही पैसा ना, पूरा पैसा तो पब्लिक का ही है, टैक्स ही हम लोग को देखने को मिलता है, ये भी जाता है। बट ये फंड इन्होंने जो है वो अलग से बना के रखा हुआ है कि ये फंड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब इमरजेंसी होगी। कंटिजेंसी, इमरजेंसी, समझ में आ रही है बात? कंटिजेंसी, इमरजेंसी, सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो इस तरीके से याद रखो कि कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी वाला फंड, कि जब भी कोई इमरजेंसी आ गई, यानी कि एकदम से कोई आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, तब इस पर्टिकुलर फंड से पैसे निकालकर एलोकेट किए जाएंगे। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाते हैं किस चीज के लिए? जैसे कि जो हमारा बजट है, राइट, उसके लिए सरकार वेरियस पॉलिसीज बनाती है, वेरियस स्कीम लेकर आती है, वेरियस जो खर्चे करती है वो इससे निकालकर जो है वो किए जाते हैं।
और पब्लिक अकाउंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि पब्लिक अकाउंट के अंदर वो पैसा होता है जो पब्लिक का ही हम लोग को देख रहे हैं। पब्लिक अकाउंट पब्लिक का ही पैसा है, बट ये कौन सा पैसा है जो पब्लिक को एक टाइम के बाद वापस मिलता है। जैसे प्रोविडेंट फंड आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। कैग के टॉपिक में हमने ये तीनों के डिफरेंस को भी अच्छे से समझ लिया, अब आप भूलेंगे नहीं इस डिफरेंस को। तो सेंटर के भी और स्टेट के भी ये जो फंड्स होते हैं, ये पूरे फंड की ऑडिटिंग जो है वो की जाती है कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी ट्रेडिंग होती है, सरकार जो भी ट्रेड करती है दूसरी कंट्रीज के साथ, माल को जो है वो बेचती है, खरीदती है, बिजनेस करती है अलग अलग प्रकार से। सरकार के पास पीएसयू होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हम लोग को देखने को मिलता है। सरकारी कंपनीज होती हैं, राइट। ये सरकारी कंपनी इंडिया में भी होती है, फॉरेन में भी सरकार की कंपनीज होती हैं, राइट। तो ये जो भी इसकी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी बिजनेस हो रहा है सरकार का, तो उस पर ऑडिटिंग करते हैं कैग, राइट। जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है सरकार का, उसको देखते हैं, राइट। बैलेंस शीट्स को देखते हैं, और भी दूसरे जो भी अकाउंट जो है वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का जो अकाउंट है उसकी निगरानी जो है वो कैग के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इवन जो भी सरकार की इनकम आ रही है, जो भी सरकार के खर्चे हो रहे हैं, सरकार की जितनी भी बॉडीज है सभी की सभी, या फिर सरकार के द्वारा जो भी बॉडीज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जिन भी बॉडी को फाइनेंस किया है, राइट, जिन भी बॉडी पर पैसे लगाए हैं, राइट, तो उस पर भी जो है वो निगरानी रखी जाती है कैग के द्वारा। ये चेक करते हैं, जैसे पीएसयू हो गई सरकार की, और दूसरी जो भी बॉडी हो गई, या फिर सरकार ने कोई कानून बनाकर ये चीज मेंशन कर दिया कि कैग को जो है वो इस फलाना डिपार्टमेंट की जो है वो निगरानी रखनी है, या इस फलाना बॉडी की निगरानी रखनी है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर निगरानी करनी है ना। तो उस हिसाब से कैग काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कैग का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा अभी तक। इतनी ही चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अच्छा, दो तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, बताइए गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर किसके? पब्लिक अकाउंट कमिटी के, पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमिटी के गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर कौन है? तो कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर और जनरल जो है मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक है लोक लेखा समिति के। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। पब्लिक अकाउंट कमिटी, तो ये कमिटी भी ध्यान में रखना। इसके गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर है कैग, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी टैक्स वगैरह जो सरकार निर्धारित करती है तो उसको सर्टिफाई करने का भी काम जो होता है वो कैग का होता है, और इनके जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो फुल एंड फाइनल हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये अपनी जितनी भी ऑडिटिंग रिपोर्ट जो होती है, ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट करती है वो किसको सौंपती है? ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट और स्टेट की तरफ से गवर्नर को सौंपते हैं कैग। तो कैग कि जितने भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो भी रिपोर्ट ये अपनी तैयार करते हैं, पहले जाती है प्रेसिडेंट के पास, या फिर स्टेट के मामले में गवर्नर के पास। फिर ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, ये जैसे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं ये रिपोर्ट, और गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 ऑडिट रिपोर्ट जो है ये प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नर को प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इनकी 3 रिपोर्ट जो होती है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है। अगर जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर और भी कुछ रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर निर्धारित करती है, तो वो रिपोर्ट भी ये सबमिट करते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक कैग का। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक की क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो देखिए गाइस, हमारे कैग जो है इंडिया के और मालदीव्स के जो ऑडिटर जनरल हमें देखने को मिलते हैं, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी कंट्री के ऑडिटिंग प्रोसेस को, पब्लिक फाइनेंस के ऑडिटिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे दोनों मिलकर। एमओयू का मेन एम ये भी है कि ये एक दूसरे के जो पब्लिक सेक्टर की जो ऑडिट रिपोर्ट है या ऑडिटिंग की प्रैक्टिस है वो भी एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे ये दोनों कंट्रीज। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, या फिर मैं बोलूं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो पहले इस टॉपिक को जो है वो कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा ये जाएगा कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो कैसे बना, कैसे सामने आया, यानी कि इसका बैकग्राउंड आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो आपको बैकग्राउंड में 2 चीज ध्यान में रखनी है। पहला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस जिसको अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं
KS पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो जिस केस ने जो है वो जन्म दिया राइट टू प्राइवेसी को, राइट, आर्टिकल 21 को, 21 आर्टिकल 21 हालांकि पहले से था, आर्टिकल 21 के अंडर जो है वो राइट टू प्राइवेसी रखा गया। और आपको बता दें इस साल यूपीएससी के यानी कि 2021 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये वाला क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी का डायरेक्टली पूछा जा चुका है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अब इवन ये भी ध्यान में रखिए कि ये केस, इस केस का नाम, क्योंकि इतनी बार ये टॉपिक आ चुका है तो आपसे केस के नाम के बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो KS पुट्टा स्वामी केस के तहत राइट टू प्राइवेसी सामने आया आर्टिकल 21 के अंडर, राइट। फिर जब ये राइट टू प्राइवेसी सामने आया तो सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बनाई, राइट। और जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके हेड थे जस्टिस BN श्री कृष्णा, या फिर आप कह सकते हैं जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के तहत बाद में जाकर फिर ये बिल जो है वो सामने आया, यानी कि इस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करी और इस रिपोर्ट का ही रिपोर्ट ही जो है वो आगे चल के ये बिल का रूप जो है वो उसने ले लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इस प्रकार से चीजें ध्यान में रखनी है कि पहले स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस केस से जिसने राइट टू प्राइवेसी को जन्म दिया, फिर सरकार ने एक कमेटी बनाई BN श्री कृष्णा कमेटी, राइट। और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल जो है वो तैयार किया गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, फुल एंड फाइनल। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये बिल जो है वो किन 3 चीजों के ऊपर काम करता है। तो 3 पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक है जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब कि मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे नाम है, जीमेल आईडी है, फोन नंबर। वैसे तो फोन नंबर, जैसे कि अगर ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से फोन नंबर भी ये जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। बट फोन नंबर भी सेंसिटिव कैटेगरी में भी आ सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग अपना पर्सनल नंबर नहीं देते और वो चाहते भी नहीं है कि सभी के पास उनका पर्सनल नंबर हो, राइट, क्योंकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। बट आप समझ गए होंगे कि जनरल का मतलब क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन, राइट। जैसे कि नाम हो गया, राइट, जैसे ये कंपनी है अपनी, राइट, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो गई, राइट। तो ये क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन, राइट। ये ऑफिशियल नंबर हो गया, ये क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन, है ना। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार एज होती है, लोग अपनी एज बताना नहीं चाहते हैं, सेंसिटिव हो गया एज बताना, राइट। और क्या सेंसिटिव हो सकता है, उनका पर्सनल नंबर, राइट। काफी सारे लोग नहीं चाहते पर्सनल व्हाट्सएप, पर्सनल नंबर, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में रख लोगे आप इन सब चीजों को। अब क्रिटिकल क्या होती है, जैसे कि कुछ लोग अपनी मेडिकल रिपोर्ट बताना नहीं चाहते हैं कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम क्या है, तो वो सब नहीं बताना चाहते, तो क्रिटिकल की कैटेगरी में आ गया। और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। और इवन ये वाली चीज भी जो है वो एक कोर्ट में भी जो है वो जा सकती है, यानी कि ये आगे चल के जैसे कि इस पर भी विवाद हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये चीज भी अलग टाइप की है। हमें देखने को होता है कुछ लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन काफी सामान्य होगी, जैसे काफी सारे लोग, उनको लगता है कि अरे यार फोन नंबर तो सामान्य चीज है, राइट। बट काफी सारे लोगों को नहीं लगता, उनके लिए लगता है कि ये संवेदनशील है, सेंसिटिव है ना। तो इसमें विवाद हो सकता है कोर्ट में, है ना। तो ये चीज है, तो ये भी अपने आप में आपको, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, थिंकिंग डेवलप करनी है, तो आप इसको भी जो है वो अगर आंसर में लिखेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों चीज भी जो है वो विवाद में डेफिनेटली पड़ सकती है, कि किसी के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव वो खुद ही व्यक्ति जानता है, वो दूसरा भी नहीं बता पाएगा। इवन कोर्ट भी अगर अपना ये डिसीजन जो है वो अगर दे कि नहीं ये इंफॉर्मेशन को हम जो है वो सेंसिटिव मानेंगे, हालांकि कोर्ट का डिसीजन फुल एंड फाइनली होगा, राइट। बट हर एक व्यक्ति के लिए जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो अलग अलग टाइप से वो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को जो है वो देखता है, राइट। फोन नंबर बहुत सिंपल सी चीज है यार, आप खुद देखिए काफी सारे लोग अपना फोन नंबर शेयर करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रहने दो। काफी सारे लोग अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, राइट, उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं बताते हैं या पब्लिक में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर वो कहीं पर देते हैं तो वो चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहे, लीक ना हो, है ना। तो ये चीज होती है, तो कुछ लोग के लिए वो चीज सेंसिटिव हो गई, कुछ लोग के लिए जनरल हो गई, है ना। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो डेटा प्रिंसिपल की बात की गई है। इस बिल के तहत एक इंडिविजुअल का डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा, और इसी डेटा के स्टोरेज और प्रोसेसिंग को लेकर प्रोटेक्शन करनी है। अब प्रोटेक्शन करने के लिए बिल जो है वो क्या कहता है, बिल ये कहता है कि जो भी सोशल मीडिया की कंपनी जो होंगी, राइट, तो उन्हें अपना खुद का एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। उनके पास एक खुद का वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था उनके पास जो है वो होनी चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे और अपने पास स्टोर करके रखे। और देखिए आपको एक और चीज भी पता है कि हमें देखने को मिल रहा है कि अब जो भी इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह हैं वो अपनी जिस कंट्री में वो कंपनी है, तो वो उस कंट्री में हमारा इंडियंस का डेटा नहीं स्टोर करके रख सकती। इंडियंस का डेटा जो है वो यहीं पर ही रखा जाएगा इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल, आप कैसी बात कर रहे हो, ये कंपनी तो यूएसए से ऑपरेट कर रही है काफी सारी कंपनी और इंडिया में सर्विस दे रही है, तो ये कैसे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया में डेटा स्टोर रहेगा वहां पर स्टोर नहीं रहेगा, सब चीज तो ऑनलाइन अवेलेबल है,
डेटा तो निकाला जा सकता है, बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने मान लिया कि क्लाउड के माध्यम से डेटा कहीं पर भी आप निकाल सकते हो, बट क्या होता है, ये बड़े बड़े हम लोग को, जैसे मैं आपको छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दूं। देखिए क्या होता है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो ये बहुत टेक्निकल टर्म्स में आप समझ जाएंगे, बट मैं, जैसे कि जो बच्चे ये नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं, राइट, जिनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल दूं। जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का सीपीयू आपको पता होगा, कंप्यूटर का सीपीयू है, उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। लेट्स लेट्स से कि मैं मान लेता हूं आपका कंप्यूटर 1 टीबी का है, राइट, 1 टीबी का आपका कंप्यूटर है, इतनी स्टोरेज आपकी कंप्यूटर की है। आपने इस पे इंटरनेट फिक्स किया और आपने इसके फाइल को शेयर कर दिया, राइट, सभी के साथ, आपके कलीग के साथ या जो भी आपने ओपनली इसको शेयर कर दिया। तो इसमें मौजूद जो डेटा होगा वो क्या होगा, वो शेयरिंग में है, ठीक है, वो शेयरिंग में है ये डेटा इसमें मौजूद। बट आप इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो क्या होगा, डेटा भी जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। काफी सारे लोग, जैसे होता है, काफी सारे ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो कि सिर्फ रीड ओनली सर्विस देते हैं, काफी सारे डाउनलोडेबल सर्विस भी देते हैं। अगर आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर रीड ओनली सर्विस दी है, तो जैसे ये गया, ये डेटा हटा, तो वहां से हर जगह से वो डेटा जो है वो हट जाएगा, हर शेयर फाइल से वो डेटा हट जाएगा, राइट। जैसे ही आपने इंटरनेट हटाया, कनेक्शन हटाया, तो ये हट जाएगा। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यही जो चीज होती है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के पास अपने अलग अलग स्टोरेज फाइल्स होती हैं। और बिल्कुल यार, जितना बड़ा आपका घर का रूम होगा, राइट, ऐसे मान लो कि ऐसे करीब 50-60 रूम ले लो आप, राइट, और इतनी बड़ी स्पेस पे आप सोचो कि ये पूरा डेटा जो है ये मैनेज होता है। बल्कि मैं तो फिर भी कम शायद बता रहा हूँ, उससे बड़ी जगह होगी, राइट, जिसमें ये डेटा जो है वो सबका रखते हैं, राइट। ये जैसे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो उन्हीं का काम जो होता है इस प्रकार से जो है वो डेटा को स्टोरेज वगैरह करने का, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। तो वही चीज है, हालांकि इस टॉपिक के अंदर वो चीज आई नहीं है, बट मैंने आपको अलग से समझा दिया, जैसे कि आपको ये वाली चीज भी पता रहे कि इंडिया की टेरिटरी में ही डेटा को, फॉरेन कंपनीज जो है उन्हें इंडिया की टेरिटरी में ही डेटा को स्टोर करके रखना है, ठीक है। और सोशल मीडिया कंपनी जो है वो देखा जाएगा कि वो सोशल मीडिया कंपनी कितनी बड़ी है, राइट, वो कितने सेंसिटिव डेटा को अपने पास रख रही है, राइट, और उस कंपनी का टर्नओवर जो है वो कितना। ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि उस सोशल मीडिया कंपनी को क्या क्या नियमों को, सरकार के द्वारा दिए गए क्या क्या नियमों को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या कंप्लाइंस वगैरह जो है उसे फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज है। फिर कहा कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होंगे, डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी होगी, राइट, जो कि देखेगी प्रॉपर तरीके से, ऑडिटिंग करेगी, असेसमेंट करेगी, राइट। और जो भी डेफिनेशंस वगैरह होती है, अलग अलग कंपनी के दायरे भी ये जो है वो डिसाइड करेगी, डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी, है ना। तो ये सरकारी होगी, राइट। फिर इसके अलावा हर एक कंपनी को भी एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, जो कि डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर काम करे। जब भी डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी बोले कि चलो ये डेटा जो है वो बताओ, ये डेटा जो है वो किसका है, तो वो कंपनी जो है वो बताए कि ये डेटा इनका है। ये डीपीए बोले कि इस डेटा को हटाओ, तो वो डेटा जो है वो हटा दिया जाएगा, है ना। तो वो सब चीजें, तो इस प्रकार से चीजें जो है वो चलेंगी। कि कोई भी कंप्लेन आती है, किसी ने बोला कि यार एक फलाना व्यक्ति ने जो है वो इस प्रकार के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करा, या फिर मैं इन जनरल अगर इसको और सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करूं, क्योंकि आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका हमेशा फोकस जो होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए, राइट। और भी नहीं, मेनली तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका फोकस होना चाहिए, राइट। तो देखिए फेक न्यूज कितनी ज्यादा फैलती हैं, है ना, फेक वीडियोस वगैरह फैलते हैं। तो सरकार ने बोला कि ये फेक वीडियो जो है वो डिलीट करो तुरंत। तो ये जो कंपनीज होंगी, सोशल मीडिया कंपनीज, राइट, ये डीपीए के कहने पर डीपीए तुरंत जो है वो डीपीओ को बोलेंगे कि आप जो है वो ये फलाना डेटा है, ये पूरा डेटा आपकी फाइल से जो है हटाएं, राइट, ये फेक न्यूज हटाएं। तो ये तुरंत इस प्रकार से ऑपरेशन होंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलेगी। बिल ऑल्सो ग्रांट इंडिविजुअल द राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल, अगर एक व्यक्ति को अपने डेटा को एक जगह से निकाल कर या फिर एक कंपनी से जो है वो हटाकर दूसरी जगह पर करना है। जैसे आपको पता होगा, काफी सारी आज की डेट में हमें देखने को मिलता है कि काफी सारी वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि लॉगिन वाया गूगल। शायद आपने नोटिस किया होगा कि आप अपनी गूगल आईडी से लॉगिन कर लो, तो आप बस उस पर क्लिक करते हो, अपनी गूगल आईडी के आईडी पासवर्ड डालते हो और आप लॉगिन कर जाते हो। बट ध्यान रहे, ये वाली चीज जो है ना, आप सिर्फ उन्हीं वेबसाइट पे किया करें जो जेन्यून हो, जो पॉपुलर हो, जेन्यून हो, ठीक हो, है ना। हर किसी में नहीं करना है ये वाली चीज। हर किसी में क्या होता है, कई बार आपको लगता है कि जेन्यून है और आपका डेटा जो होता है वो लीक हो जाता है, मतलब आपकी जो आईडी और पासवर्ड होती है वो हैकर के पास चली जाती है ना। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखा करो आप। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अपना खुद का डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सके, राइट। तो वो वाली चीज भी जो है वो पावर जो है वो एक इंडिविजुअल को दी जाएगी इस बिल के तहत। राइट टू बी फॉरगेटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार ये टॉपिक न्यूज में आ चुका है। तो राइट टू बी फॉरगेटन इसका हिस्सा है, मतलब कि एक व्यक्ति अगर चाहता है कि अपने डेटा को डिलीट करवाना तो भी वो डिलीट करवा सकता है। बड़ी वाली चीज भी इसके जो है
विवाद में आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट, मतलब ये वाले नहीं, कंपनी वाले नहीं, सरकार की तरफ से, तो ये जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा जो होगा वो सेंसिटिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये वाली चीज भी एक हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। मतलब ये मान के चलो कि एक अथॉरिटी जो है, ऑफिशियल जो है, वो बताएगा कि आपके लिए कौन सा डेटा सेंसिटिव है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, राइट। तो ये वाली एक बड़ा इशू हम लोग को इस बिल के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस बिल ने, और ये वाली चीज भी विवाद में आ गई, इस बिल का सेक्शन 35 ये विवादित है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस बिल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी है एग्जेम्पशन की, कि केंद्र सरकार जब चाहे तब, एक तो पहली बार डेटा डिलीट करवा सकती है, जब चाहे तब किसी का पर्सनल डेटा जो है वो अपने पास बुलवा सकती है इसकी जरूरत पड़ने पर। तो ऐसी पावर्स दे रखी है, और किस चीज को बोलते हुए? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के तहत बताया गया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के तहत पब्लिक ऑर्डर, सरकार का तो एक ही चीज होती है कि हम तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, है ना। एक ही जवाब रहता है सरकार के पास। कोई भी अगर कुछ इशू आया, सरकार तो बोलती है कि नहीं ये सीक्रेट चीज है, ये हम नहीं बता सकते, ये सेंसिटिव चीज है, ये सरकारी चीजें हैं, राइट, इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के तहत आती है, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। सार्वजनिक व्यवस्था, या फिर फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसका डेटा जो है वो, मतलब ये कहकर सामने वाले व्यक्ति का डेटा हटाया जा सकता है। या फिर एक बहुत कॉमन जवाब कि ये कंट्री की, राज्य की सुरक्षा के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, राइट। तो ये जवाब जो है वो सरकार के द्वारा देकर काफी सारे, मतलब डेटास वगैरह सरकार डिलीट करवा सकती है, सभी के सभी भी, राइट। या फिर कुछ डेटास को, इवन इस कानून के भी सभी के सभी या कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन को भी हटाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे सीधे दे दी गई है। तो ये चीज है जो कि इस पर्टिकुलर बिल को काफी विवादित बनाती है। अब इस बिल से रिलेटेड क्या कंसर्न, हम लोग को क्या चिंताएं देखने को मिलती है? देखो, दो धारी तलवार है ये बिल। एक तरफ तो बोलता है कि एक व्यक्ति का डेटा जो है वो सिक्योर होगा, और दूसरी तरफ बोलता है कि सरकार जो है वो जब चाहे तब उस व्यक्ति का पर्सनल डेटा जो है वो एक्सेस कर सकती है। सरकार जब चाहे तब उस व्यक्ति की, बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी परमिशन के उसका डेटा जो है वो निकाल सकती है। तो ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो दे रखी है। तो यही चीज एक विवादित हम लोग को देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा इस बिल के अंदर, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपको बता दें कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल से इनको एग्जेम्प्ट कर दो। क्यों? तो इन्होंने ये चीज जवाब दी है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल और आधार एक्ट, ये दोनों एक ही तरह के हैं। आधार एक्ट के तहत भी प्रोविजन यही है कि ये पूरे भी जो भी लोग हैं उनका जो पर्सनल डेटा है वो सिक्योर करके जो है वो रखा जाएगा, राइट। वो डेटा जो होगा वो लीक नहीं होने दिया जाएगा। तो जब ये ऑलरेडी आधार एक्ट के तहत UIDAI ऑपरेट करती है, तो फिर इसको जो है वो डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत जो है वो नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली। और वैसे भी देखो यार, अल्टीमेटली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ इस बिल के सेक्शन 35 के तहत हम लोग को देखने को मिल रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम कर सकती है UIDAI को भी। चलो एनीवेज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, काफी दुख की बात है, सुसाइड के केसेस फार्म वर्कर्स में, यानी कि किसानों की सुसाइड के केसेस जो है वो 2020 में 18% और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है किसानों के सुसाइड के केसेस से रिलेटेड। तो रिपोर्ट के अंदर ये चीज बताई जा रही है 18% पिछले साल के मुकाबले 2020 में 18% और इंक्रीज हुआ है सुसाइड के मामले। ओवरऑल 10,677 लोग जो है जो फार्म सेक्टर से जुड़े हुए थे, राइट, तो उनकी मौत जो हुई है सुसाइड के कारण 2020 में हुई है। और सुसाइड जो है गाइस, ये बताया जा रहा है कि हालांकि जो लैंड ओनिंग फार्मर्स जो होते हैं, यानी कि जिन फार्मर्स की खुद की जमीन होती है, तो उनके सुसाइड की केसेस में गिरावट आई है। बट जो लैंडलेस फार्मर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है, उनके केसेस जो है वो बड़े हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स के केसेस बड़े हैं, राइट। जिन्हें एक्चुअली क्या हुआ है, काफी सारी सरकारी जो स्कीम होती है, जैसे कि PM किसान स्कीम, तो इसके तहत जो लैंडलेस लेबर्स जो है उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया सरकार की वेरियस स्कीम्स का, और पेंडेमिक के चलते और इनकम लेवल उनका ड्रॉप हो गया, राइट। तो इसके कारण से और परेशानियां जो है वो उन्हें झेलनी पड़ी, राइट। और सबसे ज्यादा डेथ के मामले हम लोग को महाराष्ट्र की तरफ से देखने को मिले, 4006 सुसाइड के केसेस, राइट। और 15% इंक्रीज हो गया फार्म वर्कर सुसाइड का ये महाराष्ट्र के अंदर, राइट। 15% इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले महाराष्ट्र में। कर्नाटका की हालत भी बहुत बुरी है। कर्नाटका में तो ये चीज देखी गई है पिछले साल के मुकाबले 43% इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है फार्म वर्कर्स
के सुसाइड के मामले, 43% इंक्रीज कर्नाटका के केस में, राइट। बट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की मृत्यु के केसेस सुसाइड के थ्रू सामने आए हैं, राइट, सुसाइडल डेथ। अब क्या क्या इशू जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रही है, तो देखिए हालांकि हमें देखने को मिला है कि हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हुआ है, राइट, एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हुई है, राइट, बट फिर भी काफी सारे चैलेंजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लो क्रॉप यील्ड, किसान ने बीज लगाए, इन्वेस्टमेंट किया, बट जो प्रोडक्शन जो हुआ, उपज जो हुई, वो उतनी नहीं हुई कि वो मैनेज कर सके अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को। फिर मॉनसून के ऊपर भी हाईली डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी का सीधे सीधे संकेत है इरिगेशन की प्रॉब्लम, कि इरिगेशन अभी भी, जो सिंचाई जो है वो अभी भी पूरी तरह से हमें नहीं देखने को मिल रही है, राइट, कि हर जगह अवेलेबल हो, अभी भी नहीं है, तो इसकी कमी है। और देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है, जब भी आप अपने मेंस के आंसर लेके, और लाइफ में भी, जैसे कि जो प्रॉब्लम होती है ना वही सॉल्यूशन होता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी पढ़ाई पर, जैसे काफी सारे स्टूडेंट से मेरी बातचीत होती रहती है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई पर जो है वो खर्चा कर सकें, राइट, कोर्सेज वगैरह ले सकें। तो प्रॉब्लम क्या है कि पैसे नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? पैसे बढ़ाओ। बट बोलते हैं कि वो कैसे? देखो यार, मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल यही चीज सोचकर सारी चीजें जो है वो बंद कर देनी है कि अरे यार स्टूडेंट लाइफ तो डिफिकल्ट होती है, अरे यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, जब हमारी जॉब लगेगी, जब हम आईएएस बनेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। यार देखो, पहली बात तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, इस एग्जाम में आगे चल के आप डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करोगे, डिस्ट्रिक्ट को, पूरी डिस्ट्रिक्ट को, पूरे जिले को आप मैनेज करोगे। आप अगर आज की डेट में अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो जिले को कैसे मैनेज करोगे? तो शुरुआत जो होती है ऑफिसर बनने की, वो अपने आप से होती है। मैंने हमेशा कहा है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है यार। होम ट्यूशन दो बच्चों को, जो आप पढ़ ही रहे हो पढ़ाओ उनको, होम ट्यूशन दो, राइट। और या फिर हुआ होम ट्यूटर बन जाओ, होम ट्यूटर में तो अच्छे पैसे मिलते हैं, एक बच्चे के करीब 5-1 हजार रुपए उसके घर पे जाओ मिलेंगे आपके, 1 घंटा दो। मैंने भी किया है यार, आपको लगता है मैंने नहीं किया? मैंने भी किया। मैं तो 12th जैसे ही मैंने अपनी फिनिश करी थी, उसके बाद से ही मैं जो है वो खुद ब खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है वो हो गया। 12th फिनिश करते ही मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया, मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब किया, 3-4 कंपनीज में जो है वो जॉब करी, राइट। फिर उसके बाद फिर एजुकेशन सेक्टर अच्छा लगने लगा, उससे पहले भी काफी सारी दूसरी कंपनीज में भी जो है वो काम किया, है ना। तो वो क्या है कि आपको अपने खर्चे खुद मैनेज करना पड़ेगा, पड़ेगा ही। भाई अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको, उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मत बनाओ कि अरे और बेचारे मत बनो, ठीक है। आप ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बेचारे नहीं और एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं। जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन जो है वो निकालने पर काम करते हैं। और आपका मेंस का जो आंसर होता है उसमें आप यही लिखते हो, और वो आपसे चाहते ही है कि आप मेंस के आंसर में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दें, क्योंकि प्रॉब्लम तो सब देते हैं, राइट। प्रॉब्लम आप कॉमन मैन से बात करोगे, राइट, आम जनता से आप बात करेंगे, क्योंकि मैं आम जनता और आपको डिफरेंशिएट सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि आप ऑफिसर की आप बनने की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आम जनता क्या बोलती है कि अरे यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट ऑफिसर क्या बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन निकालने की बात करता है। और मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताई है, जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी है, हम लोग को देखने को मिल रही है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या करो आप? मॉनसून के तहत किसान को जो है वो पानी मिलता है, उनकी पानी की प्रॉब्लम दूर करो, इरिगेशन की फैसिलिटी करनी चाहिए, है ना। तो ये बस सिंपल सी चीज देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करना। और दूसरा लाइफ का आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लाइफ में कभी भी अपने आप को बेचारा मत मानो। पैसे नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत करो, राइट। और इतनी देखो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने खुद जो अपने कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं, जिस फीस में मैंने कोर्स लॉन्च किया और जो क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड कराता हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। आप खुद ब खुद अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे जो है वो मैनेज करें, सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन लेने के बाद जितनी जो एक्चुअल कोचिंग फीस होती है, इंडिया के अंदर सबसे महंगी जो कोचिंग फीस आप देख लो, जो आपको लगती है, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 या 20 करके मुझे दे देना, राइट। तो वो मेरी एक्चुअल फीस होगी, क्योंकि मेरे कोर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और मेरे स्टूडेंट्स को बताइए जो मेरे कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, कि जितनी मेहनत करके मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूं, मैं आई कैन गारंटी वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी लिख कर, वो कहीं नहीं मिलेगा जिस प्रकार की। और मेरे पास तो स्टूडेंट खुद बोलते हैं, यार ये मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोलते हैं, राइट।
क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है यार कि अल्टीमेट मेरे जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, राइट, वो टॉपिक उनको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और पता होना चाहिए। क्योंकि आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप जो एडवांस बुक पढ़ रहे हो, वो सिर्फ बुक की तरह नहीं पढ़ना है, वो इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरह जो है वो पढ़ना है। और तरीका अलग होता है पढ़ने का, वो तरीका भी मैं सिखाता हूँ, जैसे कि आप अलग से भी कुछ चीज जो है वो कवर करें, अपने ऑप्शन को कवर करें, तो किस तरीके से चीजों को देखना है, कैसे थिंकिंग डेवलप करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेचारे मत बनो, ठीक है, अगेन आपको बेचारा नहीं बनना है। तो ये वाली चीज है। तो ये किसानों की ये प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। लो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन ग्लोबल मार्केट, पूरे दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट तो बढ़ाया है हमने, बट अभी हमारा उतना लेवल पर शेयर जो है वो नहीं है, राइट। फार्म मैकेनाइजेशन की कमी, राइट, किसानों के पास जो है वो मशीनरीज वगैरह अवेलेबल नहीं है जिससे कि उनका काम आसान हो सके, राइट। लोन्स का बर्डन ऑलरेडी रहता है किसानों के ऊपर, फिर वो सुसाइड जो है वो कर लेते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये सब चीजें और भी बड़ा भार जो है वो लगा देती है और इसकी ग्रोथ पर एक लिमिटेशन का काम करती है, रोकती है इसकी ग्रोथ को, ये सब चैलेंजेस। अब कॉजेस क्या है, क्या क्या कारण है किसान के सुसाइड का? तो देखो, एक कोई ऐसा मेन कारण तो नहीं है, बट इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं। बट हाँ, जो कॉमन चीज जो मैक्सिमम तौर पर पाई गई वो ये है कि किसान अपने लोन को पे नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा और भी, जैसे कि फैमिली की प्रॉब्लम हो गई, कर्जे में डूबे हुए हैं, राइट, क्रॉप फेलियर, राइट, फसल खराब हो गई, कोई बीमारी है, अल्कोहल भी एक कारण बताया जा रहा है, राइट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी डेफिनेशन आप मुझे प्रॉपर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है ये, राइट। तो ये भी आज की डेट में बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई। इवन जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर फार्मर्स जिनकी जमीन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, फ्रेगमेंटेशन है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े बस जमीन के किसानों के पास है। अब उसमें वो मैनेज नहीं कर सक पा रहे हैं, उसमें वो अपने खर्चे को, एक्सपेंस को जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं, राइट। साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है लोन नहीं मिल पा रहा किसानों को। इरिगेशन, वही मैंने आपको बताया, इरिगेशन भी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। मॉनसून फेलियर, डायरेक्ट इरिगेशन के साथ इसको लिंक करो, राइट। टेक्नोलॉजी की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा और इवन जैसे टेक्नोलॉजी है भी तो उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुंच नहीं हम लोग को देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल अगर हो भी गई है तो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है वो सब टेक्नोलॉजी, जिससे कि किसान जो है वो इंप्रूव कर सके, अपनी ग्रोथ जो है वो कर सके, राइट। तो ये सब चीजें। और 10% हमारी कंट्री के जो किसान है वो लैंडलेस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और वो रेंटेड लैंड का उपयोग करते हैं, राइट, लोन लेकर, या लोन नहीं सॉरी, किराए पर जो है वो जमीन लेते हैं, फिर बैंक से लोन लेकर उस पर जो है वो ऑपरेशन करते हैं, राइट, खेती करते हैं। अब अगर बाई चांस क्रॉप फेलियर हो जाए, प्रोड्यूस जो है वो उतना नहीं हो पाए, राइट, मतलब ईल्ड जो है, उपज जो है वो उतनी ना आ पाए, तो फिर वो ऑब्वियस बात है लोन के बर्डन में दबते जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा ज्यादातर सुसाइड के केसेस उन स्टेट से आए जिन स्टेट्स के अंदर कैश क्रॉप जैसे कि कॉटन और शुगर केन हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, या उस एरिया से जहां पर ये दो फसलें हम लोग को, कैश क्रॉप्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। अब ऐसा क्यों? तो कैश क्रॉप को उगाने के लिए हाई इनपुट की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, देखभाल करना, लेबर्स को रखना, उनको वेजेस देना, है ना, तो बहुत पैसा लगता है। और ज्यादा पैसा लगेगा ज्यादा आउटपुट आएगा, तो ये पूरा पूरा सट्टा है, राइट। आप पैसा लगाओ तो आपका ज्यादा आउटपुट आएगा, और बाई चांस अगर कोई भी एक, जैसे कि मौसम वगैरह इधर उधर हो गया तो वो आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो आपने पैसा तो लगा दिया, आपने पैसा तो लगा दिया, अब आउटपुट आए या ना आए वो तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो फिर दिक्कत। तो ये वाली भी एक बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है ना। तो ये वाली चीजें हैं। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि काफी हद तक किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी उपयोग करते हैं, बहुत भारी मात्रा में हमें देखने को मिलता है कि फर्टिलाइजर्स का जो है वो उपयोग जो है वो किया जा रहा है, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एनवायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, ना एफिशिएंट है ना सस्टेनेबल हम लोग को देखने को मिलता है। और ऊपर से ये फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं वो कल्टीवेशन पे ऑलरेडी कॉस्ट जो है वो लगाते हैं, यानी कि और बर्डन जो है वो अमाउंट का डाल देते हैं। साथ ही साथ इरिगेशन जो है वही एक प्रॉब्लम मैंने भी आपको बताई। इंडिया के अंदर 50% से भी कम एरिया पे बताया जाता है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, 50% से भी कम एरिया पर। और ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और 60 से ज्यादा % किसान जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट है। और क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग को अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखने को मिल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही, है ना। तो ये एक बड़ा इशू जो है वो चल रहा है, तो इसके कारण से परेशानी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो रिसर्च जो होती है, जैसे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब उस समय कुछ क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च की गई थी कि ये कौन से फलाना क्रॉप है, किस प्रकार की सीड्स का आप इस्तेमाल करो जिससे कि हाई ईल्डिंग
मतलब और ज्यादा उपज जो है वो आपको मिल सके, राइट। बट अब इस प्रकार की रिसर्च जो है वो कम हो गई, तो इस रिसर्च को बढ़ाना है, तो ये आपका आंसर होगा, सोल्यूशन होगा आपका, राइट। जैसे ई नाम इनिशिएटिव की बात करें, राइट, तो ये फार्मर्स की मदद तो करता है, बट प्रॉब्लम ये है ई नाम इनिशिएटिव के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से ये हर जगह जो है वो अवेलेबल नहीं है। ई नाम इनिशिएटिव के थ्रू होता बताऊं क्या है, सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखो। किसान खेती करते हैं, जैसे ही उनका प्रोडक्शन हुआ, जैसे ही फसल आई, ई नाम इनिशिएटिव के थ्रू वो जो फसल है या वो जो क्रॉप है वो मार्केट तक पहुंचाया जाता है। किसानों की इसमें बहुत मदद मिल जाती है, बट ये फैसिलिटी भी अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उसको अवेलेबल जो है वो करवाना है। तो ये सब चीजें हैं गाइस, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।